Moving on to the next topic of interference, that is thin film interference. Let's assume there is a thin oil film. We often observe the interference in oil film because whenever the light fall in this oil film, we used to observe many wavelength of visible ray. Uh, so मतलब कि अगर यहाँ पे लाइट रे आएगा तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा मतलब कि इस ऑयल में बहुत सारा कलर हो जाता है, ऐसे हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो वो किस वजह से होता है? ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब इसमें क्या है कि एक पाथ डिफरेंस आएगा। लेट्स से दिस इज ए रे, एक रे ऐसे आया, ऐसे जाके ऐसे गया, दूसरा रे ऐसे जाके ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो हम लोग वेव मोशन में पढ़े हैं कि कोई भी वेव अगर रिजिड सरफेस पे आके इंसिडेंट हुआ तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, यानी कि λ/2 का एक पाथ डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और λ/2 मतलब क्या होता है? पाई। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एक λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पर ये अगर फ्री सरफेस पे आके इंसिडेंट हुआ तो कुछ नहीं होता है, वो जस्ट वो क्या हो जाता है? रिवर्स बैक हो जाता है। सो इन केस ऑफ रिजिड सरफेस देयर विल बी एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। ओके, सो दिस इज अ रे। तो अगर ये से आगे ऐसे जा रहा है, लेट्स से दिस इज आई, दिस इज आई एंड दिस इज आर। सो ये कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस जा रहा है? तो मेरे को कैसे क्या करना है कि ये जैसे यहाँ गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये जब तक यहाँ से यहाँ जा रहा है तब तक ये वाला रे यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद इतना ही जा रहा है। तो जो पहला वाला रे है, मतलब वन वाला रे है, वो कितना जा रहा है? मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और दूसरा वाला रे ये डिस्टेंस जा रहा है। तो दिस इज टी, दिस इज आर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? T/cos r। ये वाला भी T/cos r। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2T/cos r। तो अगर ये 2T/cos r हो गया, और ये वाला थिकनेस कितना है? T है, तो ये वाला कितना होगा? T tan r होना चाहिए। ये वाला भी 2T tan r होगा। फिर ये दोनों अगर 2T tan r होगा तो इसका आई एंगल ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इंसिडेंट ये होगा तो ये 90 डिग्री, ये 90 - i, तो ये वाला आई होगा। तो अगर ये वाला आई हुआ तो ये अगर 2T tan r होगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 2T tan r sin i, है ना। अब देखो इसका डिस्टेंस कितना हो रही है? T/cos r, T/cos r, 2T/cos r। अब ये डिस्टेंस हो गया तो मेरे को ऑप्टिकल पाथ चाहिए। ऑप्टिकल पाथ के लिए क्या करते हैं हम लोग? वी यूज्ड टू मल्टीप्लाई द refractive index of the medium with the optical path. So this one will be how much? 2T cos r into mu. So the total at this for this ray what will be happening? इसका ये डिस्टेंस आया 2T tan r sin i, प्लस यहाँ जैसे ये एयर से डेंसर मीडियम में जा रहा था, तो डेंसर मीडियम मतलब कि जा रहा था डेंसर मीडियम में, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग रिजिड कह सकते हैं। रिजिड से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा। और ये दूसरा वाला रे के लिए ये वाला पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला रेयरर डेंसर रेयरर इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रेयरर डेंसर इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तभी λ/2 आता है, डेंसर रेयरर इंटरफेस से नहीं आएगा λ/2। ठीक, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे इससे अगर माइनस करें, मतलब यहाँ पे दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक है ट्रांसमिटेड, एक है रिफ्लेक्टेड। ट्रांसमिटेड मतलब ये वाला जो रे आ गया, ये दोनों अगर जाके मिलेगा कहीं पे, उसको हम लोग ट्रांसमिटेड कहेंगे। अगर ये दो आ गया, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड कहेंगे। ठीक है,
टोटल रिफ्लेक्टेड, तो टोटल इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, दोनों को माइनस कर देते हैं। इन दोनों को माइनस करने से क्या मिलेगा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस ये वाला पूरा। अच्छा मैं ले लेता हूँ μ1 इजिकल टू 1 और μ2 इक्वल टू म्यू। सो 2 म्यू टी बाई कॉस आर लैम्डा ए आर बाई 2, इसको मैं लैम्डा बाई 2 लिखता हूँ, μ2 को म्यू, μ1 को 1, सो ये आ रहा है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। 2 म्यू टी कॉस आर को मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऊपर में आएगा साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर यानी क्या आएगा कॉस स्क्वायर आर, माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना आएगा, एन लैम्डा, कोई पाथ डिफरेंस हो, मतलब टोटल पाथ डिफरेंस आ रहा है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। अब मेरे को पता है कि कॉन्स्ट्रक्टिव होने के लिए रूल क्या है, एन लैम्डा के साथ इक्वल होना चाहिए, तो ये एन लैम्डा के साथ इक्वल हो, इक्वल होने पे क्या आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस एन लैम्डा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो वहाँ से फिर आ रहा है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए आ रहा है। तो हम लोग को बस याद रखना है कि 2 म्यू टी कॉस आर ये पाथ डिफरेंस है नॉर्मली, और एक रिफ्लेक्शन के चलते लैम्डा बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये वाला कंडीशन थोड़ा YDAC से उल्टा हो रहा है, क्योंकि YDAC में एन लैम्डा में कंस्ट्रक्टिव हो रहा था और यहाँ पे 2n प्लस 1 एन लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस के लिए होता तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, मतलब ये लैम्डा बाई 2 नहीं रहता। अगर ये नहीं रहता तो सीधा सीधा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा लिख देते, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ये लिख देते, सही है। तो एक पर अगर ऐसे हुआ कि यहाँ पे भी जो ये म्यू3 अगर हुआ, मान लो जैसे ये वाला एग्जांपल में यहाँ पे एयर है 1.58, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एयर है 1.58, 1.56, 1.52। तो हो क्या रहा है कि बाहर से एक रे आ रहा है, ये वाला बाहर वाला मीडियम डेंसर है, अंदर वाला ऑयल फिल्म वो रेयरर है, और इधर वाला मीडियम और भी रेयरर है। तब उस केस में क्या होगा, मेरे को पता है कि ये वाला डिस्टेंस के लिए, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इसके लिए मेरा आता है कितना 2 म्यू टी कॉस आर। यहाँ पे क्या लैम्डा बाई 2 आएगा, क्योंकि ये तो डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो लैम्डा बाई 2 नहीं आएगा। यहाँ पे भी डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो लैम्डा बाई 2 नहीं आएगा। तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, मेरे को पता है कि जो नॉर्मल फार्मूला है वो एन लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला याद रखो कि 2 म्यू टी कॉस आर सब में आएगा, लैम्डा बाई 2 कभी कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। जैसे और एक क्वेश्चन है, what is the ratio of the intensity of the interference pattern at 1/4 of the fringe width from the, नहीं ये वाला मेरे को इसमें पूछा गया है कि इसका कंडीशन मेरे को बताना है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। क्वेश्चन है कि ग्लास प्लेट है, यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है, यहाँ कहीं भी ऊपर में एक ऑयल है, ऑयल का फिल्म है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला तो एयर है, अब जो ऑयल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2 और ग्लास का 1.6, टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 म्यू एम, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जो रे है ये तो रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 एक पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। ये भी तो रेयरर से, मतलब इन दोनों के बीच में ये रेयरर ये डेंसर है, तो यहाँ भी एक लैम्डा बाई 2 एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों लैम्डा बाई 2 दोनों को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो फिर से 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू जो नॉर्मल फार्मूला होता है 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये लैम्डा बाई 2 नहीं रहेगा, तो सीधा सीधा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा, सही है।
तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कब λ/2 होगा, कब नहीं होगा। जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा लाइट रे, तब भी वहाँ पे λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। YDAC का और भी कुछ केसेस होगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे एक बार। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। क्यों बेंडिंग ऑफ लाइट होता है? अगर इसका जो कोई ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग, अगर स्लिट विड्थ और वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल हो, मतलब कि स्लिट विड्थ से वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो, तब हम लोग डिफ्रैक्शन हम लोग को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन इज द स्लिट विड्थ शुड बी कंपेरेबल टू व्हाट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और मेरे को पता है कि रे ऑप्टिक्स कब वायलेट हो जाता है? अगर फ्रेनेल डिस्टेंस से डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तब। मतलब फ्रेनेल डिस्टेंस क्या है? d²/λ, इसको हम लोग फ्रेनेल डिस्टेंस कहते हैं। तो d²/λ से अगर कोई डिस्टेंस बड़ा हो गया तो वहाँ पे वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, एन अपर्चर ऑफ साइज A illuminated by, let's assume this is size A, this is an aperture of size A, is illuminated by a parallel beam, sends diffracted light into an angle of approximately λ/A. This is the angular size of the central bright fringe. For distance, there is a distance called Fresnel distance. dF is equal to d²/λ. For distance much smaller than Fresnel distance, the spreading due to diffraction is smaller compared to the size of the beam. It becomes comparable when the distance is dF/2. For distances much greater than the Fresnel distance, the spreading due to diffraction dominates over that the ray optics. Means if ZF becomes very smaller, here the spreading of the light ray, means once one light ray is passing through this hole, so the spreading of the light ray will be occurring for both ray optics and wave optics. So if the Fresnel distance is smaller than very smaller than very smaller, then you may write that the spreading is due to diffraction is smaller. If ZF is larger, then you may write the spreading due to diffraction dominates ray optics. So this is called validity of ray optics. Means this quantity, that is Fresnel distance, if this distance is very small, so due to diffraction the spreading of the ray will be smaller. If this is quite large, then the spreading of the diffraction dominates over ray optics. Okay. What is happening in diffraction? Let's say you are moving in a road, there is some barrier, then what we do, we just bend over the barrier and again continue in the road. So light also do the same phenomenon. Whenever light comes in, if there is any bending, light just bend itself from that barrier. So what is happening? Let's say there are many sources here, many small number of sources. We are taking only 3, that is the 2 extreme one and the middle one. So if there was no barrier, the light should have traveled in this way. So this is total is d, so this one is d/2, this one is d/2. So the deviation that is coming due to this one is how much? You may write d/2 sin theta. So d/2 sin theta for minima, what
what you know, for minima this is equal to lambda by 2 or 3 lambda by 2, 5 lambda by 2. 2 to cancel out, d sin theta equal to what? Lambda. So you may write d sin theta equal to n lambda. So for minima it is coming d sin theta equal to n lambda. That is opposite of the interference. And for maxima d sin theta equal to 2 n plus 1 lambda by 2. Why opposite of interference? Because in the interference we used to see the phase difference between these two, but in diffraction what we are observing, the phase difference between this one and the middle one, and middle one and this one. So that's why the condition are interchanging. मतलब कि हम लोग जब भी इंटरफेरेंस पढ़े हैं तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में हम लोग देखते थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तो रहेगा लेकिन इसके बीच में से इन दोनों के साथ जो डिफरेंस होगा इन दोनों के साथ डिफरेंस होगा। तो अगर आधा कर देना हो तो वैसे ही तो बाई 2 वो तो कैंसिल हो जा रहा है। तो सीधा सीधा क्या आएगा, ऊपर वाला जो टर्म डी sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा और डी sin थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 वो मैक्सिमा के लिए होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होता है। अच्छा, इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन में कुछ एक अंतर है। तो पहला है कि यहाँ पे बहुत सारा सोर्सेस है, इंटरफ्रेंस में बस 2 ही सोर्स होता है। डिफ्रेक्शन में इंटरफ्रेंस जैसे ही है लेकिन यहाँ पे सोर्सेस का नंबर ऑफ सोर्सेस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसका जो भी इंटेंसिटी पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा कि देखो, तो यहाँ पे थीटा साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा बाई डी आ रहा है, तो थीटा कितना आएगा, एल लैम्डा बाई डी, इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी ऐसे आएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे यहाँ पे रेज आ रहा है तो ये जो बीच वाला जो पोजीशन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब सेंट्रल मैक्सिमा में क्या होगा, मेरे को पता है कि मिनिमा कहाँ होता है, लैम्डा बाई डी पे। तो यहाँ लैम्डा बाई डी प्लस माइनस लैम्डा बाई डी दोनों पे होगा, तो दोनों अगर लैम्डा बाई डी हुआ, डी यानी ए, जो डी है वही है, ए और डी दोनों ही सेम है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई डी यानी 2 लैम्डा बाई डी। अब इसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। अब ये वाला क्या हो गया, मिनिमा हो गया। अब जो मिनिमा सेकेंड मतलब कि अब जो दूसरा वाला मिनिमा होगा वो कहाँ होगा, 2 लैम्डा बाई डी पे। तो ये वाला तो लैम्डा बाई डी आ गया, ये वाला 2 लैम्डा बाई डी आ गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, लैम्डा बाई डी आएगा। तो ये वाला तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये वाला मिनिमा होगा, ये वाला भी मिनिमा होगा। ये वाला जो होगा मिनिमा के बाद उसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी फास्ट मैक्सिमा या सेकेंडरी फास्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फिर ये वाला जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। और ये क्या होगा, मिनिमा। ये मिनिमा तो सेंट्रल मिनिमा नहीं होता, ये सीधा सीधा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये सेकेंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा। तो देखो बीच वाले के जो मतलब कि जो भी सेंट्रल हम लोग इसको कहते हैं सेंट्रल फ्रिंज, तो उसका वेट कितना होगा, 2 लैम्डा बाई ए, और इसका वेट कितना होगा, लैम्डा बाई ए, ये भी लैम्डा बाई ए। इंटरफ्रेंस में क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता है कि बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा अगर बड़ा हो मतलब रेड लाइट यूज़ करें तो उसके लिए फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ठीक है, इंटरफ्रेंस में ऐसा होता है ना कि लैम्डा अगर बड़ा हो मतलब कि रेड लाइट के लिए अगर हम लोग वाइट लाइट यूज़ करते तो इंटरफ्रेंस में क्या होता है, वाइट लाइट यूज़ करने से बीच एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। इंटरफेस में वाइट लाइट में क्या होता है, बीच में वाइट हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर वायलेट रेड, वी वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो रेड, फिर वी आई वी जी वाई ओ आर, ऐसे ऐसे हो जाता है। हमें से याद रखना जो रेड लाइट है उसके लिए जो भी फ्रिंज होगा, यहाँ पे रेड लाइट के लिए जो भी फ्रिंज होता है, मतलब अगर हम लोग इसको कहेंगे इसका जो विड्थ होगा वो ब्लू के लिए जितना होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसका बीटा ज़्यादा है। अब डिफ्रेक्शन पैटर्न भी दिखाते हैं एक सेकंड।
डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई लाइट, वाइट लाइट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो अलग अलग स्पेक्ट्रम में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीच बीच वाला जो मिडिल वन होगा वो वाइट ही रहेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक। और ये कहाँ से शुरू होगा? रेड, पहले तो ज़ीरो होगा, फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू से रेड में आएगा, ठीक है। मतलब वी से आर तक, या वी से आर तक, सही है। अब देखो इसमें डिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसका विड्थ कितना होगा, हमने देखा 2 लैम्डा बाई डी, और बाकी क्या लैम्डा बाई डी, वैसे वैसे लैम्डा बाई डी वैसे हो जाता है। तो अब जो ये वाला मैक्सिमम है वो कहाँ होगा? 3 लैम्डा बाई 2 डी पे होगा। ये भी 3 लैम्डा बाई 2 डी, फिर दूसरा वाला कहाँ होगा? 5 लैम्डा बाई 2 डी पे होगा, ठीक है। तो इसका देखो इंटेंसिटी अलग अलग है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में ये होता है कि इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल मैक्सिमा आर इक्वली ब्राइट, minima almost perfectly dark, fringes are large in number and fringe width are equal, while in case of diffraction maxima are of decreasing intensity। देखो मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, ठीक है, घट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। minima are not perfectly dark, fringes are few in number and all fringe widths are not same। In front of a diffraction, central bright fringe is of double length than the other fringes, okay। Diffraction limits the ability of the optical instrument to form distinct image of object when they are close to each other, okay। तो बस यही 2-3 डिफरेंस था कि पहला कि इसका सारा का इंटेंसिटी सेम नहीं होगा, दूसरा है कि फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होगा, और तीसरा है कि जो डार्क है वो कम्प्लीटली डार्क नहीं होता। हम लोग मान के चलते कि डार्क है, कम्प्लीटली डार्क है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका जो इंटेंसिटी है ये थोड़ा चेंज होता है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा बाई 2 बाई बीटा बाई 2 स्क्वायर। लेट्स से मैं इसका इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है मेरे को, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 3 लैम्डा बाई 2 डी। बीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। बीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेरे को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, दिस इज थीटा, दिस इज वाई, दिस इज डी। साइन थीटा कितना होता है? सॉरी, वाई बाई कैपिटल डी होता है कि नहीं? साइन थीटा क्या होता है? वाई बाई कैपिटल डी होता है, ठीक। अब देखो बीटा है 2 पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा यहाँ पे मेरे को थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये सब थीटा कितना है? लैम्डा बाई डी। अगर मैं 3 लैम्डा बाई 2 डी पुट करूँ, थीटा यानी थीटा बहुत स्मॉल होगा तो वो साइन थीटा के साथ इक्वल होगा। तो साइन थीटा को हटा के मैं अगर 3 लैम्डा बाई 2 डी पुट करूँ तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, डी डी कैंसिल, कितना आ रहा है ये? 3 पाई। यहाँ पे 3 पाई पुट कर दो, बीटा का वैल्यू 3 पाई आ रहा है, तो साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 कितना आ रहा है? 1 -1, उसका स्क्वायर हो तो 1 ही आएगा। नीचे में कितना होगा? 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 का नीचे स्क्वायर है तो क्या आएगा ये? तो 2 ऊपर ही जाएगा, तो कितना आएगा? 2 स्क्वायर बाई 3 पाई का स्क्वायर। आया समझ में? तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका इंटेंसिटी कितना होगा? दूसरा वाला का कितना होगा? यानी 25 पाई स्क्वायर, सही है। तो इंटेंसिटी ऐसे ऐसे डिक्रीज होता है। 2 बाई मतलब क्या हो रहा है कि आई नॉट के साथ हम लोग एक बार 2 बाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। तो धीरे 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 उसका वैल्यू घटते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रूफ है थोड़ा सा, इसको मतलब कि बस एडवांस वाले देखें कि मल्टीपल सोर्स होता है तो ऐसा क्यों होता है? ए साइन बीटा बाई 2 बाई बीटा बाई 2 उसका प्रूफ है। बस ये याद रखो तो भी चलेगा, तो ज़रूरी नहीं है, अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ से देख सकता है,
नेक्स्ट है कि पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन में कोई दो लाइट रे होता है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे को कभी कभी इसका ये भी पूछा जाता है कि इसका जो एरिया है वो पूछा जाता है। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ लैम्डा बाय स्लिट ऑफ विथ डी द साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन। तो साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम मेरे को पता है क्या होता है, 2 लैम्डा बाई डी, उसका एंगुलर विड्थ होता है। और ये वाला अगर बी दिया हुआ है तो क्या होगा, मेरे को पता है लीनियर विड्थ कैसे आता है, एंगुलर विड्थ इंटू डिस्टेंस करने से, क्योंकि एल इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा के साथ आर मल्टीप्लाई करो। आर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है बी, इसका डिस्टेंस बी दिया हुआ है, और थीटा कितना है 2 लैम्डा बाई डी। तो 2 लैम्डा बी बाई डी, 2 लैम्डा बी बाई डी आएगा, क्या आएगा। पर यहाँ पे और भी एक चीज़ देखना है कि अगर इसका विड्थ डी दिया हुआ है तब सेंट्रल मैक्सिमा का जो भी मतलब कि उसका विड्थ होगा, ऐसे तो 2 बी लैम्डा बाई डी होना चाहिए। ये तो वेव ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है, रे ऑप्टिक्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो रे ऑप्टिक्स मान लो कि तुम बेंडिंग ये सब नहीं देखते, तो ये कहाँ जाता, सीधा जाता है कि नहीं, तो ये सीधा जाता। तब हम लोग क्या कहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, डी। तो दोनों को मेरे को ऐड कर देना है, 1 डी टू रे ऑप्टिक्स और दूसरा डी टू वेव ऑप्टिक्स। तो मैच करना पड़ता तो कॉमन चल रहा है। अच्छा, अब चलते हैं पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन पे क्या होता है कि कोई भी एक मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो 2 डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, वन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनदर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लो कोई एक प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मान लो कोई अलग प्लेन में। यहाँ अगर हम लोग कोई पोलराइड रखेंगे, पोलराइड मतलब जो भी कोई एक मटेरियल विच what it makes the wave to oscillate in a single direction, make the wave to oscillate in a single direction। तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो अगर दोनों ऐसे जा रहे हैं तो देखो जो ये वाला वेव है, ये तो निकल जा रहा है, लेकिन जो ये वाला वेव है वो आके यहाँ क्या होगा, अटक जाएगा, वो नहीं निकलेगा। तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों का सम हम लोग आई करेंगे तो ये वाला कितना होगा, I/2 होगा। तो इस पर हम लोग पोलराइड के तौर पे क्या यूज़ करते हैं, निकोल प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी एक रे को वो अलाउ नहीं करेगा, दूसरा वाला रे को अलाउ करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मान लो मैलास लॉ करके एक लॉ आता है, मान लो दिस इज I0। तो कोई भी पोलराइज़र होगा तो वो कैसे भी ओरिएंटेशन पे हो, वो उसके लिए यहाँ पे I0/2 ही मेरे को मिलेगा, दोनों वेव फॉर्म एक साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे I0/2 मिलेगा। अगर ये I0/2 आ गया, अब इसका जो एक्सिस है इसके साथ जो दूसरा वाला पोलराइज़र कहते हैं हम लोग, कभी कभी एनालाइज़र भी कहते हैं, इसका एंगल अगर थीटा होगा, दोनों के बीच में एक्सिस के बीच में एंगल थीटा होगा, तब यहाँ पे अगर आई हो रहा है, मतलब आई इक्वल टू क्या आ रहा है, I0/2, तो यहाँ मेरा इंटेंसिटी कितना आएगा, I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, दिस इज I0
यहाँ 0.2, लेट से दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक सेकेंड, लेट से मेरे को ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है, अगर ये वाला 60 डिग्री है तो दोनों का एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, इसकी एक्सिस तो ऐसे ही है, तो दोनों के एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा 30। तो फार्मूला क्या आएगा, आई नॉट, यहाँ पे अगर मैं आई मान लेता हूँ तो फार्मूला मेरा आएगा आई कॉस स्क्वायर 30 क्या है, 30 इसका और इसके बीच का जो एंगल है, तो आई के जगह में आएगा कॉस स्क्वायर 30 3/4, तो क्या आ रहा है 3/8 आई नॉट। रिफ्रैक्टेड है तो रिफ्लेक्टेड है तो नो व्हाट इज द पोलराइज्ड किरकम रेट ये ऊपर मीडिया में टी आया है কি তাই মনে হচ্ছে, একটু পোলারাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করবে, মানে স্যার প্রথম থেকে পোলারাইজড দিচ্ছি। হ্যাঁ মানে ধর এমনি পোলারাইজ আর পোলারাইজেশন শিটটা ধর এমনি, তাহলে আর হবে না, এমনি হলে তাহলে তো পাস করে যাবে। স্লিটগুলো যদি এটা অ্যালংয়ে থাকে তাহলে তো পাস করে যাবে, পারপেন্ডিকুলার থাকলে তো পাস করবে না। তো ওটা স্লিটগুলোর উপরে ডিপেন্ড করবে তাহলে তো। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पे आएगा तो क्या होगा कि देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन एंड ऑल ऑफ द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा 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 ये लाइट यहाँ से ही जाएगा, सीधा ये ट्रांसमिटेड रे में जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर पोलराइज लाइट ही आए तो ठीक है, अनपोलराइज लाइट आ रहा है तो ऐसा होगा, अगर पोलराइज लाइट आएगा तो नो रिफ्लेक्शन, लाइट विद ए पोलराइजेशन विल come out of the surface, will transmitted from the surface, okay। पर प्रॉब्लम और एक आ सकता है कि पोलराइजेशन कैसा है, मान लो कि ये वाला पोलराइज लाइट है तो ये कब आएगा पार्शियली, मतलब ये यहाँ से कैसे, मतलब कि कब पूरा लाइट आएगा, कि पोलराइड एंगल अगर पूरे लाइट को आने के लिए अलाउ करेगा तब आएगा पूरा लाइट। अगर पोलराइड एंगल ऐसा बना हुआ है कि लाइट रे को पास ही ना करना है तब लाइट नहीं आएगा। मैं समझा रहा हूँ इसे। थोड़ा रेड है ना, सिमुलेशन रोज मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लेट से यहाँ पे दो कंपोनेंट है इसका, एक तो कंपोनेंट ऐसा वाला हो गया और दूसरा कंपोनेंट ऐसा वाला है, दो कंपोनेंट आ रहा है। अब ऐसे ये जो पहला वाला इसको हम लोग पोलराइजर कहते हैं, इसको पोलराइजर कहते हैं, और ये सारे क्या है एनालाइजर है, ठीक है। तो अगर मैं दो स्लिट लेके चलूँ तो दोनों का देखो एक्सिस इक्वल है, मतलब ये वाला तो पहला पोलराइजर है, अब ये दोनों सेम, मतलब कि इन दोनों का एक्सिस पैरेलल है, तो ये पूरा लाइट को अलाउ करेगा। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने 90 डिग्री कर दिया, 87 डिग्री कर दिया, अब 90 डिग्री करते हो तो इसमें कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि मेलास लॉ करके एक लॉ आता है, तो वो लॉ क्या कहता है कि लेट्स से दिस इज आई, तो यहाँ पे सीधा I/2 होगा, हम लोग इसका I0 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर दो स्लिट हुआ तो भी देखो, अब ये कर सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड दोनों के बीच में एंगल 90 है,
फर्स्ट और थर्ड दोनों के बीच में एंगल 90 है। अब सेकेंड को मैं 45 पे कर रहा हूँ। तब भी लाइट रे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि दिस इज I/2 यानी I0 कह सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा, I0 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में हाँ कितना आ रहा है फिर, और ये आएगा पूरा का पूरा I0/2 cos स्क्वायर थीटा कितना है, I0/4। सही है, ओके। तो ब्रूस्टर एंगल पे भी यही होता है, अगर कहीं पे लाइट रे आएगा, वो वाला लाइट रे अगर एट ब्रूस्टर एंगल वो मतलब कि वो वाला पोलराइज होगा तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा। मान लो कोई भी एक लाइट है, इसका ये ऐसे पोलराइज नहीं होके इनटू द प्लेन एंड इनवर्ड द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन वो पोलराइज हो रहा है, तब अगर यहाँ पे मैं स्लिट दे दूँ, वो स्लिट का जो एक्सिस है वो अगर उसका पोलराइजेशन का डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तब मेरे को कुछ भी लाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि I0 cos का 90। ठीक है, अगर दोनों एक ही लाइन में अलाइन होगा तब हमको यहाँ पे पोलराइज लाइट मिलेगा। लेकिन अगर अनपोलराइज लाइट या ऑर्डिनरी लाइट आएगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्लेन पोलराइज होगा, और ये वाला क्या होगा, पार्शियली पोलराइज होगा। ठीक है, ठीक। लेट्स अज्यूम कि एक YDAC है, तो मेरे को पूछा गया कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट सेंट्रल मैक्सिमम विल फॉर्म एट पॉइंट P। लाइट रे ऐसे यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से जा रहा है, तो अगर यहाँ से सोर्स है तो ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता है क्या होता है, YD/D। कैसे आता है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला थीटा होता है, तो फिर D sin थीटा करके पाथ डिफरेंस इक्वल D sin थीटा होता है Y/D। अगर ये वाला YD/D हुआ तो ये वाला डिस्टेंस D1 है, ये वाला भी तो D है, तो यहाँ से भी मेरे को ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, YD1 इंटू D। तो अगर इन दोनों का मतलब नीचे का और ऊपर का अगर दोनों का पाथ सेम हो जाए, P पॉइंट पे मैक्सिमम होना है, P पॉइंट पे मैक्सिमम होना है, तो क्या करना होगा, दोनों को इधर आना होगा। तो दोनों का अगर इधर आना होगा तो दोनों का, या एक सेकेंड सॉरी, ये वाला पॉइंट पे नहीं, P पॉइंट पे मैक्सिमम होना है। तो अगर ये वाला P पॉइंट पे मैक्सिमम होना है तो इसके लिए जो भी पाथ डिफरेंस होगा, इसके लिए जो भी पाथ डिफरेंस होगा, दोनों अगर दोनों को कैंसिल करेगा तो क्या होगा, क्यों कैंसिल करेगा, क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए मेरे को पता है क्या करना होता है, यहाँ पे n लैम्डा होगा, इनका वैल्यू कितना होगा 0, इनके वैल्यू का 0 आया तो D1 इंटू क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। ठीक, अगर मतलब फास्ट मैक्सिमम होगा तब ऐसे n लैम्डा, तो फिर यहाँ से मेरे को D1 या तो D1 या तो Y किसी का वैल्यू देने पूछेगा तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस हम लोगों ने कर लिया। बाकी इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज सेफ, ये वाला भी एडवांस के लिए आता है, एक बार फिर भी बोल देते हैं। वेज में क्या होता है, लेट से फिल्म में क्या होता है, ये वाला फिल्म यूनिफॉर्म होता है, वेज में ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक साइड छोटा होता है, तो ऐसा एक वेज फॉर्म होता है। ठीक है, ये अलग वेज है।
तो दोनों हर जगह पे इसका थिकनेस अलग अलग है। अगर ऐसा भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से दिस थिकनेस यू मे राइट दिस इज थीटा, तो मेरे को पता है कि 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू लैम्डा बाई 2। हम लोगों को यहाँ पे जो भी फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे नीट या जेई मेन तक, वो सारे नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होता है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब कॉस आर, आर के वैल्यू आई का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 0 होगा तो आर का वैल्यू भी 0। मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं नॉर्मल इंसिडेंस बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। तो अगर दोनों ही नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। 2 म्यू टी कॉस आर कॉस आर का वैल्यू 1, टी थिकनेस का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज एक्स, दिस इज थीटा, तो दिस वन इज एक्स थीटा, तो 2 म्यू एक्स थीटा माइनस लैम्डा बाई 2, तो वो होगा। ठीक है, तो अगर वो ही होगा तो फिर मेरे को मैक्सिमम मिनिमा भी मिल जाएगा। मेरे को पता है कि मैक्सिमा के लिए क्या और करना होता है 2n लैम्डा बाई 2 और मिनिमा के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो मैक्सिमम मिनिमा मेरे को मिल जाएगा। बस यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है, सारा का सारा सेम ही होगा। टी के जगह में क्या आ जाएगा, बस एक्स इंटू थीटा। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स वेज का एक एंड से उसका डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, थीटा है, थीटा इज द वेज एंगल, एंगल ऑफ वेज। सही है। न्यूटन रिंग सिलेबस में नहीं है, बस न्यूटन रिंग में एक चीज़ याद रखना है कि न्यूटन रिंग व्हाट हैपेंस, द सेंट्रल फ्रिंज न्यूटन रिंग में होता क्या है, न्यूटन रिंग में एक ऐसे शेप का वेज आता है। तो अगर ये ऐसे शेप का वेज होगा, यहाँ पे एयर रहेगा, तब मेरे को एक ऐसा ऐसे शेप मिलता है। क्यों, क्योंकि लाइट आता है, लाइट आके रिफ्लेक्ट, एक तो सीधा जाएगा, सीधा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ के ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दोनों लाइट रे जो है वो दोनों मिला के क्या करते हैं, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो बीच वाला पोर्शन होगा वो डार्क होगा, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे होता है। ठीक है, ये वाला शेप मेरे को याद रखना है। ठीक, लॉयड मिरर में क्या होता है, लॉयड मिरर में एक ही सोर्स होगा, लेकिन हम लोग एक मिरर अप्लाई करते हैं। मिरर अप्लाई करने से क्या होगा, एक सोर्स से सीधा जाएगा लाइट, और यहाँ से फिर ये ऐसे आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे फिर मेरे को लगेगा कि यह सोर्स यहाँ से लाइट भेज रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पाथ डिफरेंस आएगा, कितने का, लैम्डा बाई 2। क्यों लैम्डा बाई 2 कहा रहा है, क्योंकि ये भी कोई मिरर सरफेस है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो लैम्डा बाई 2 ही आएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेनेल बाइप्रिज्म बाकी का सारे सेम ही है, बस जो भी पाथ डिफरेंस होगा वहाँ पे ख्याल रखना है कि एक लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा आएगा। लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा आने का मतलब, एक लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा आने का मतलब वाई डी ए सी के लिए जो भी सारे मैक्सिमा का पैटर्न होगा वो यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमा, वहाँ पे जो मिनिमा आ रहा था वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। सेकंड आता है फ्रेनेल बाइप्रिज्म। फ्रेनेल बाइप्रिज्म में 2 प्रिज्म होता है, एक हम लोग लाइट सोर्स यूज़ करेंगे, तो ये ऐसे जाके ऐसे जाता है, तो मेरे को क्या लगेगा, इसको मैं अगर इलोंगेट करूँ तो ऐसे आ रहा है, इसको इलोंगेट करते ऐसे आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो लेट से दिस इज डेल्टा। मेरे को पता है कि अगर ये वाला डेल्टा है, डेल्टा क्यों, क्योंकि इसको जाना चाहिए था इधर, ये जा रहा है इधर, तो ये वाला डेल्टा है, तो ये वाला डेल्टा होगा, तो ये वाला भी लगभग डेल्टा ही होगा, क्योंकि 3 प्रिज्म है। तो अगर ये वाला भी डेल्टा हुआ तो मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा ना, ये वाला एक्स है तो ये वाला एक्स होगा, तो एक्स इंटू डेल्टा। अब पता है कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा ना, मिलेगा, है कि नहीं। तो एक्स इंटू डेल्टा, तो दोनों ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 2, दोनों का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा मेरा, ये एक्स डेल्टा प्लस एक्स डेल्टा इक्वल टू टोटल डी आ गया। अब पता है कि यहाँ से फ्रिंज विड्थ निकलने के लिए बोला जाता है बीटा इक्वल लैम्डा डी बाई डी, है ना, लैम्डा डी बाई डी होगा। तो लैम्डा डी बाई डी होगा तो देखो डी तो मेरे को मिल गया, अब ये वाला डी कितना होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा, तो वो हम लोग अप्लाई कर दिए, मेरे को फ्रिंज विड्थ मिल गया। बिलेड लेंस में भी ऐसे होता है, बिलेड लेंस में हम लोग एक लेंस यूज़ करते हैं, दोनों तरफ छोड़ देते हैं, बीच में ऑपिक कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा फ्रेनेल बाइप्रिज्म की तरह। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्या होता है कि इसके चलते रेनबो फॉर्म होता है। दिस इज ड्यू टू एन एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन। तो पीओ स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होगा देखो, लेट्स से यहाँ एक लेंस है, ठीक, ऊपर रेड होगा नीचे वायलेट होगा, ठीक है, क्योंकि रेड का डेविएशन कम होता है। हम लोग इसमें पढ़े हैं, रेऑप्टिक्स में पढ़े हैं। तो रेनबो में भी ऐसे ही होता है। रेनबो में क्या होता है कि 2 बार या तो 1 बार डेविएशन, बस याद ही रखना है, या तो 1 बार डेविएशन होता है या तो 2 बार डेविएशन होता है। मैं फिगर देके समझा देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दो तरीके का हो सकता है। एक में तो 1 बार रिफ्लेक्शन होता है, दूसरे में 2 बार रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर ये वाला मैं फिगर को देखूं, तो अगर एक में देखो, पहले वाले में 1 ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें देखो लाइट रे कैसे जा रहा है, लाइट रे गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल होता है दोनों के बीच का, दिस इज 42, दिस इज 40, दोनों के बीच एंगल 2 डिग्री का होता है, ठीक है। और नीचे में क्या रहता है, रेड, ऊपर वैलेट। लेकिन अगर यही सेकेंडरी रेनबो हुआ, अगर यही सेकेंडरी रेनबो हुआ, तो सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है देखो, सेकेंडरी में उल्टा हो जाता है। इसमें से ऐसे दिखेगा, देखो प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा था, प्राइमरी रेनबो में वायलेट पहले, फिर रेड आ रहा था, सेकेंडरी में रेड आएगा, फिर वायलेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, सही है। एंगल थोड़ा याद रखना है। सेकेंडरी में प्राइमरी में कितना बताया, 40 से 42, और यहाँ पे सेकेंडरी में 52 से 55 विथ एक्स एक्सिस, सही है। ठीक है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं। फिर कुछ थियोरी तो यही तक था, थियोरी में और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। स्किप करें Scattering of light means intensity should be proportional to 1 by lambda to the power 4. More the lambda, less the intensity. In case of blue or violet light, lambda is less, so intensity will be more. So that is why the color of the sky is blue. Next question. A transparent film of, there is a transparent film of refractive index 2 is coated on a glass slab of refractive index 2. This is glass slab 1.45. There is a transparent film of refractive index 2. But the minimum thickness of the transparent film to be coated for maximum transmission of the green light of wavelength 550 nanometer. Maximum transmission means
So this is T. This you need to find out. Maximum transmission means you will find a maxima. So this is error medium. This is denser. This is again error. So for rarer to denser, what will happen? There will be ray. This will come over here, again here, and they will form an interference pattern. Okay. So you know that 2 mu t cos r is the path difference, and here as it is traveling from rarer to denser, so there will be minus lambda by 2 should be equal to n lambda, right? So t will be how much? 2 mu t cos r equal to 2n plus 1 lambda by 2, and t will be so as the equation indicates, you can write n equal to 0. So t is equal to lambda by 4 mu cos r mean you may write 1 because of normal incidence. So what are you getting? You are getting t equal to 4 by lambda by 4 mu, lambda by 4 into 2, lambda is given 550 by 8. And option D should be the right answer. 28. So maximum transmission of green light means you will get minima in reflected light, and maximum transmission in green light means you will be getting green light in the transmitted one. So for transmission 2 mu t cos r, there will be just 2 mu t cos r equal to n lambda. So for maxima n equal to 1, so 2 mu t equal to lambda, t is equal to lambda by 2 mu, lambda is 550 2 to the 4. And if it has been asked that for reflection it will be minimum, then you can write 2 mu t cos r minus lambda by 2 equal to n lambda. As it is said that for transmission the green light will be minimum, so we have done 2 mu t cos r equal to n lambda only. Green light will be maximum, so for maximum in case of transmission is 2 mu t cos r equal to n lambda. Moving on to the next question. So what you need to find out? You need to find out the value of lambda for which maxima is obtained at point P. So this is the source. Maximum obtained at point P. So if this is source, the reflection of this one will be in this. In one ray will be go directly and another ray will go by this one. So for this one, the total distance travelled is 12.
and for this one the total distance travel you need to find out. So if this is 12, this is L, this is 30. So this distance you may write D or X is equal to L by cos 30. X equal to you may write L by cos 30. So this total distance is how much? X plus X, this one and this one. This is 2 into 12 by root 3, that is 4L by root 3, and there will be a path difference lambda by 2 minus, and for this one this will be 2L. To get maximum at point P, you may write this is equal to N lambda. Okay. So what you are getting, and the value of N is 1 or whatever in lambda, then you are getting 2 root 3 the rest is the calculation. Next, in a double slit experiment shown in figure, when light of wavelength 400 nm is used, dark fringe is obtained at observed at P. If D equal to 0.2, the minimum distance between the slit S1 and S2 is. Okay, so this is the main source. For this one, the distance it is traveling is 2D, and this one for S1 the distance traveling is 1 is forming at P. P means dark means 2n plus 1 lambda by 2. So what you may write, the value of D is given, lambda is given, you need to find out small d. This D is alpha only, this D is alpha only, the minimum distance between the slit is D, that is alpha only. So in place of n you may write 0, so that is 2n plus 1 lambda by 2, so 2 into lambda by 2, 2, just put the values, you will get the answer. 2 into lambda. Minus 2D. Yeah,